हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएफ जीएस गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज नया लेक्चर शुरू करेंगे। और कितना पार्ट पढ़ लिया हमने? गुप्त और गुप्तोत्तर काल का पार्ट 3 पढ़ लिया है। तो आज पार्ट 4 पढ़ेंगे। चलो, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय की हर्ष पर विजय, मतलब हर्ष को पुलकेशन द्वितीय ने कब हराया था? तो ये हराया था 600, इसके हिसाब से 634 ईस्वी में। देखो, पुलकेशन द्वितीय के हर्ष पर विजय के बारे में अल्टेयर का विचार है कि 600, ये जो है विजय 630 और 634 के बीच में हुई, कभी भी हुई। क्योंकि 630 में लोहनोरा का एक उसका अभिलेख मिला है, किसका? पुलकेशन द्वितीय का। उसमें इस विजय का उल्लेख नहीं है। लेकिन 634 का ऐहोल जो अभिलेख मिला है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशन का, इसमें इस विजय का, हर्ष पर विजय का उल्लेख है। तो ये 630 और 34 के बीच में होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा। चलो अगला देखते हैं। कभी बाण निवासी था, बाण भट्ट मतलब कहाँ का निवासी था ये बताना। बाण भट्ट पाटलिपुत्र, भोजपुर, थानेश्वर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन डी आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? बाण भट्ट औरंगाबाद जिले बिहार का निवासी था। औरंगाबाद बिहार। कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। अगला, हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके? सम्राट हर्ष। हर्ष के काल में। कब? 629 ईसा पूर्व में। कहाँ से? तांग शासन की राजधानी चंगन, चंगन से भारत की ओर उसने प्रस्थान किया था। ठीक है। उसने एक रचना लिखी सी यू की, जिसमें भारत का वर्णन किया है उसने, सी यू की। हर्ष की इसकी रचना है, हिंसांग की। अगला देखते हैं, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री चुआन चुआंग या हिंसान बोलते उसको, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में कौन से कथन सही है आपको बताना है। सड़क और नदी मार्ग लूट से पूरी तरह सुरक्षित थे, ये गलत है। नहीं भैया, लूट मार होती थी। ये हेनसांग बताता है कि वो भी कई बार डाकुओं के चंगुल में फंसा और निकल के आया, उनसे भी लूटपाट हुई। तो ये पहला तो हो गया गलत। दूसरा है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड या दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल, विष द्वारा सत्य परीक्षा की जानी किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष को निर्णय के लिए साधन माना जाता है। मतलब इससे दोष और निर्दोष सिद्ध होते थे। किससे? जल से, अग्नि से, विष से, इस तरह से। तो ये राइट है, बिल्कुल इस तरह की व्यवस्था थी। सत्य परीक्षा का यही तरीका था। ओके। अगला, व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, ये राइट है, ये भी सही है। तो कौन सा हो गया? 2 और 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट। अगला, हर्ष के दरबार में हिंसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? किसने भेजा था बताओ? तो ये भेजा था ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। त्वांग कुआन नहीं है। देखो, इनमें से किसी ने नहीं भेजा था। चीनी है, सभी ये लोग चीनी शासक हैं। क्या हुआ, ये हर्ष जो है, देखो ये उस टाइम पर शासन चल रहा था ताइसुंग का। ताइसुंग तांग वंशी था एक ताइसुंग, ये ए वाला। हालांकि इसने भेजा नहीं था, इसका शासन चल रहा था। तो इसने क्या किया कि तुर्कों के आक्रमण के भय से इसने पूर्व की ओर, क्योंकि भाई चीन के पूर्व में पड़ते हैं ना हम लोग, तो चीन ने इन शासक ने, ताइसुंग ने पूर्व की ओर यात्रा करने पर सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन हर्ष जो है इस बात को नहीं माना और वो चुपचाप क्या है, चुपके से 629 ईस्वी में भारत की ओर प्रस्थान करता है और 13 वर्ष बाद भारत से वापस लौटता है। और जब वो वापस लौटा तो इसने ताइसुंग ने उसको पनिशमेंट नहीं दिया, बल्कि उसका स्वागत किया। तो कौन सा है इसमें? डी है। किसने नहीं भेजा था? वो अपने आया था, छुपके से आया था। ठीक है, मना करने के बाद भी आया था, इसलिए डी ऑप्शन। हिंसान की भारत में यात्रा के सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? आपको बताना पड़ेगा। तो हिंसांग के टाइम पे कौन था? ये मथुरा था। मथुरा बहुत फेमस है हिंसांग के समय पे। ठीक है, कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। अगला, कौशेय शब्द किसका प्रयोग करता है? कौशेय किसके लिए प्रयोग होता था? तो ये रेशम के लिए। देखो, कौशेय शब्द गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए, रेशम, कौशेय रेशम। सी। चीनी यात्री हिंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किसमें किया था? तो नालंदा, मगध वगैरह। इसमें तो मगध में तो कोई विद्यालय, मगध था ही नहीं विद्यालय। नालंदा था, विक्रमशिला था, तक्षशिला था, ये 3 विद्यालय हैं। तो इसमें नालंदा में उसने अध्ययन किया था। 637 ईस्वी में हिंसांग नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहीं पे उस टाइम पे कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। उसने, हिंसांग ने इसी में नालंदा में क्या किया था? अध्ययन किया था, किसका? बौद्ध धर्म का। ओके। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, कौन था? हिंसांग। हाँ, बताओ आप लोग। बिल्कुल राइट है, हिंसांग ही था। हिंसांग ऐसा चीनी यात्री था जिसने भीनमाल, कहाँ पड़ता है ये पड़ता है राजस्थान में, भीनमाल की यात्रा की। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। चीनी लेखक
भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस नाम से करते हैं? तो ये करते हैं यिंतु, यिंतु, ऑप्शन बी, यिंतु नाम से है, यिंतु या थियांतु, यिंतु थियांतु, बी ऑप्शन। ओके। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो कौन था? मुसलमान थे, ऑप्शन ए। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश होता है कब? एक मुस्लिम एक आक्रामकता था, क्या नाम था उसका? बख्तियार खिलजी, उसने जो है इसको 1193 में नष्ट किया था। तो मुस्लिम से संबंधित है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो। ओके, चलो अगला देखते हैं। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था गुप्तोत्तर युग में? आपको बताना है। तो कौन सा था? कन्नौज था। गुप्त काल में भी और गुप्तोत्तर काल में भी, दोनों में भी कन्नौज ही, उज्जैन से हटकर कन्नौज जो है बहुत फेमस व्यापारिक केंद्र हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित वर्ग, आश्रित कृषक वर्ग के अस्तित्व में आया। देखो, इसमें 3 वर्ग आए, कौन से? भूस्वामी, मध्यस्थ, मध्यम वर्ग, मध्यस्थ वर्ग मतलब बीच वाला जो दोनों के बीच में काम करता था, और कृषक वर्ग, 3 थे। ये तो राइट है। और पहला सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही, और आर ए की सही व्याख्या है, मतलब ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ओके। अगला, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या शेष सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? आपको बताना है। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा राजनीतिक सत्ता। सही है पहला ऑप्शन? हाँ, बताओ। नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सत्ता अत्यंत राजनीतिक, देखो ये पहला जो है ना, अत्यंत सशक्त केंद्रीय सत्ता नहीं। गुप्तोत्तर काल में मैंने बताया पहले भी, ये क्या है? केंद्रीय सत्ता अत्यंत सशक्त नहीं थी, बल्कि ये क्या है? फेडरल सिस्टम चलता था। केंद्रीय सत्ता नहीं थी, मतलब केंद्र को ज़्यादा महत्व नहीं था। फेडरल सिस्टम मतलब राज्यों को भी महत्व था। तो ये पहला तो हो गया गलत। दूसरा हमने पढ़ लिया है पहले, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ, ये सही है, दूसरा सही है। तीसरा, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध बनना मतलब बनाया गया, उस टाइम बनता था। कौन सा सही है इनमें से? सही बताना है आपको। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3। तो यानी कि स्वामी और उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बना, ये तो सही है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ, ये भी सही है। 2 और 3 सही है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ बौद्ध परिषद में भाग लिया था। सही है ये बात? तो ये पहला बात गलत है, फायान ने नहीं, हेनसांग ने भाग लिया था। फायान ने हेनसांग ने लिया था, इसलिए पहला गलत। दूसरा, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी माना, मतलब विरोधी माना, ये भी गलत है। क्योंकि हेनसांग को आने से पहले ही हर्ष जो है ना बौद्ध धर्म स्वीकार कर रखा था, उसने पहले ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ये भी गलत है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। सही पूछा ना मैं? तो ना ही 1 ना ही 2, दोनों ही गलत है, यानी ना 1 सही है ना 2 सही है। ओके, डी ऑप्शन। बौद्ध धर्म पहले ही प्राप्त कर रखा था उसने, हर्ष ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? बताना है आपको शंकराचार्य के बारे में। तो देखो, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। सही है? बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। सही है क्या? ये गलत है, उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है, हमें गलती बताना था, सी गलत है। ठीक है, चलो अगला। यदि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ पे हैं? तो देखो, श्रृंगेरी, द्वारका, हाँ कहाँ है? श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और जोशीमठ है, कहीं देख लो। तो ऑप्शन सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये 4 मठ हैं। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मानसरोवर नहीं है। तो पुरी, द्वारका, रामेश्वरम। अब देखो, 4 मठ मैंने बता दिया आपको, कौन सा? पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और जोशीमठ, ये 4 बता दिए। अब 4 धाम सुन लो कहाँ है। 4 धाम है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। देखो, द्वारका और पुरी 4 मठ भी हैं और 4 धाम ही हैं। अब देखो, मठ की बात करें, श्रृंगेरी और जोशीमठ हो जाते हैं। श्रृंगेरी और जोशीमठ में बढ़ा दें तो 4 दूसरे मठ ये हैं 2। उसके बाद में
पुरी और रामेश्वरम, सॉरी बद्रीनाथ और रामेश्वरम को जोड़ देंगे, 4 धाम हो जाएंगे। ठीक है, पुरी और द्वारका भाई सेम है, मठ भी है यहाँ पे और धाम भी हैं दो, तो दो तो ये हो गए। अब अगर आप जोशी मठ और श्रृंगेरी को जोड़ देंगे तो ये 2 मठ और चाहिए जो 4 मठ के लिए, वो हो जाएंगे। और बद्रीनाथ और रामेश्वरम को जोड़ देंगे तो 4 धाम हो जाएंगे। ठीक है, 4 धाम कौन से हैं? पुरी, द्वारका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। ठीक है, तो इसमें आंसर यार नहीं है। अगला, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। तो कौन सा है? देखो अफवाह, देखो पहला रवि कीर्ति पुलकेशन तृतीय, ये सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्धन, ये भी सही है। हरसेन हर्ष, नहीं ये गलत है। हरसेन कल्हण, हरसेन संबंधित है कल्हण। ठीक है, हर्ष नहीं। तो कौन सा हो गया? कल्हण, मतलब हर्ष के टाइम में कल्हण थे, हरसेन नहीं। तो दंडी नरसिंहवर्मा, ये सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। हमें कौन सा चाहिए था? सी, मतलब जो सही सुमेलित नहीं है वो चाहिए था ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हरसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता समुद्रगुप्त का संधि विग्रह कवि था हरसेन, ठीक है। हर्ष के टाइम पे नहीं था, हर्ष के टाइम पे कौन था? कल्हण। ओके, सी। अगले लगते हैं सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो देखो मिला लो। अमीर खुसरो, कौन? अमीर खुसरो के टाइम कौन? अलाउद्दीन खिलजी, बताओ। हाँ, देखो हरसेन अभी बताया मैंने, हरसेन ये बाणभट्ट, हरसेन समुद्रगुप्त अभी बताया मैंने, तो सी में तो हो गया तो, है ना, एकदम क्लियर है। अमीर खुसरो कैसे है? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो पहले में हो गया 4। ठीक है, पहले में 4 देख लो। अच्छा, फिर कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय और बाणभट्ट हर्षवर्धन। तो देखो 4 1 2 3, 4 1 2 3, कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 1 2 3। ठीक है, चलो अगला लेते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और हमारा गुप्त और गुप्तोत्तर काल समाप्त हो जाएगा। सही जोड़े बनाए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर आपको बताना है। तो देखो वो ये मिलाने के लिए एक तरह से वही कूट है ये भी। तो भोज कहाँ संबंध है भैया? भोज धार, भोज की राजधानी कहाँ थी? धार, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले में 3, अच्छा पहले में 3। उसके बाद दुर्गावती कहाँ संबंधित थी? तो गोडवाना, दुर्गावती गोडवाना, 3 4। समुद्रगुप्त कहाँ बताओ? समुद्रगुप्त विदिशा और अशोक उज्जैन, तो कौन सा आ गया? 3 4 3 4 1 2, कौन सा आ गया? 3 4 1 2, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन है 3 4 3 4 2 1, भाई 1 2 नहीं, 2 1 नहीं, 1 2 1 2 1, 3 4 2 1 है ना। तो देखो पहले में हो गया 3 धार, भोज धार, दुर्गावती गोंडवाना, 3 4 हो गया। समुद्रगुप्त विदिशा 2 1 है। अशोक उज्जैन, बी नहीं है, डी है। 3 4 2 1। तो ये आज का हमारा हो गया लेक्चर समाप्त। आशा है आपको पसंद आएगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं शेयर वेयर करिए, अगर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो प्लीज़ थोड़ा शेयर वेयर करती बढ़ाइए थोड़ा चैनल को, आप इसको हेल्प करिए मेरे चैनल को बढ़ाने में। मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ और देता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।